मैं स्कूल के कॉरिडोर में मुश्किल से चल पा रही थी। मेरे पतलेपन ने मेरी बॉडी को एक स्केलेटन की तरह बना दिया। कमजोर पसलियां, धसे हुए गाल और आंखों के नीचे काले गहरे निशान थे। तब मैंने अपने क्लासमेट को अपने सामने देखा। पॉल। उसने डर कर पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। मैंने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। ये सब तुम्हारी गलती है। ये सब तब शुरू हुआ जब वे कुछ हफ्ते पहले हमारी क्लास में ट्रांसफर हुआ था। पॉल ने तुरंत लड़कियों का ध्यान अट्रैक्ट किया। लंबा, भूरी आंखें, काले बालों वाला लड़का, और वह अपनी उम्र से भी बड़ा लग रहा था। ये पहली नजर वाला प्यार था। लेकिन पॉल मेरी जैसी मोटी लड़की को डेट नहीं करेगा। मेरे वजन के कारण मेरा कभी भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मैंने अपना वजन कम करने की कोशिश की। मैंने डाइटिंग की, जिम गई, लेकिन बेकार। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने भी हार मान ली। मेरा मेटाबॉलिज्म खराब था। मैंने लगभग मान लिया था कि कोई भी लड़का मेरी तरफ नहीं दिखेगा। लेकिन फिर पॉल ने मुझे छेड़ना शुरू कर दिया, मुझे आंख मारना, मेरी तारीफ करना, और एक बार उसने मुझे उन बदमाशों से भी बचाया जो मुझे मोटा कहते थे। उसने कहा कि मैं खूबसूरत हूँ, मुझे किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। मुझ पर इतना मेहरबान कभी कोई नहीं था। मैं पॉल को इतना पसंद करती थी कि एक हफ्ते की डेटिंग के बाद मैंने आखिरकार उसे बताने का फैसला किया। कुछ नहीं हुआ। स्कूल के बाद मैंने पॉल को रुकने के लिए कहा। मेरा दिल एक्साइटमेंट में धड़क रहा था और मैं जोर से बोली, आई लाइक यू। पॉल काफी देर तक चुप रहा और मैं शर्म से मर रही थी। लेकिन फिर वह मुस्कुराया और कहा कि वह भी मुझे पसंद करता है। मैं खुशी से झूम उठी। लेकिन पॉल ने तुरंत कहा कि वह केवल एक शर्त पर मेरे साथ रहेगा, अगर मैंने अपना वजन कम किया। अंदर कुछ टूटने लगा। लेकिन मैं पॉल के लिए कुछ भी करूंगी। स्कूल के ठीक बाद मैं जिम गई। बीच सड़क पर एक प्रमोटर ने मुझे रोका और एक फ्लायर थमाया। हे ब्यूटी, वेट लॉस कोर्सेज यहाँ खुल गए हैं। यहाँ एक प्री सेशन का इनविटेशन है। मैं हिचकिचाई, लेकिन प्रमोटर ने मुझे अश्योर किया, एक हफ्ता और तुम एक मॉडल हो। अगर ये फ्री में था तो इसे ट्राई करना चाहिए। मैंने प्रमोटर को धन्यवाद किया और दिए गए पते पर गई। स्टूडियो का एंट्रेंस आंगन में था और बेसमेंट की तरफ जाता था। अंदर एक अच्छी लड़की मुझसे मिली और मुझे जल्दी ही सेशन में इनवाइट कर लिया गया। एक काले रंग की हुडी में एक आदमी ने इसको लीड किया, जिसने खुद को टीचर बताया। मैंने 1 घंटे बाद सेशन छोड़ा और तुरंत अपना वजन करने के लिए घर भाग गई। लेकिन जैसे ही मैंने नंबर देखा, सब कुछ मेरी आंखों के सामने तैर गया। -3 किलो। मैंने कई बार दोबारा जांच की। वाओ, कोर्सेज काम कर रहे थे। मैं इतनी एक्साइटेड थी कि अगले दिन मैं तुरंत सेशन के लिए दौड़ी। लेकिन मैनेजर ने मुझे ये कहते हुए रोक दिया कि अगले सेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जिसमें मेरी सारी सेविंग चली जाती। कोई चॉइस नहीं थी। मैं वजन कम करने के लिए इतनी उतावली थी कि जब मैं घर गई तो मैंने अपने छुपाए हुए पैसे निकाले और घबराकर उन्हें गिनने लगी। जो काफी नहीं थे। मैं लगभग निराश हो गई थी। तभी मुझे अपनी जैकेट की जेब में से कुछ और पैसे मिल गए। मॉम काम से घर लौटी और मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। घबराहट में मैंने फौरन जोर से कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। मेरे कान गर्म हो गए। मैंने पहली बार अपनी मॉम से इतना झूठ बोला था, लेकिन मैं उन्हें कोर्सेज के बारे में नहीं बता सकी। वे समझ नहीं पाएगी। मैनेजर को सारे पैसे देने के बाद मैं दूसरे सेशन में गई और उसके बाद मैं तुरंत वजन स्केल की ओर दौड़ी। एक और -3 किलो। गॉड, ये सच में काम कर गया। मैंने आईने में भी रिजल्ट देखा। मेरा पेट चपटा हो गया और मेरी थाइस पतली हो रही थी। यहाँ तक कि स्कूल में पॉल ने भी कहा कि मैं सुंदर हो रही हूँ और मुझे गले लगा लिया। मेरी क्लासमेट्स जलन से भर गई। And I was on the moon। मुझे थोड़ा और वजन कम करना चाहिए और हम साथ रहेंगे। लेकिन मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा? स्कूल में मैंने इसके बारे में तब तक सोचा जब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरे पास केवल एक ही रास्ता है, अपनी मॉम डैड से पूछना। घर पर मैं अपने होंठ चबाते हुए अपनी मॉम के पास गई। काश वो मान जाती, लेकिन जैसे ही मैंने बात करनी शुरू की, मॉम ने बीच में ही कह दिया, पैसे पेड़ों पर नहीं उगते। मैं तुरंत अपने कमरे में चली गई। मैंने पीछे का दरवाजा पटक दिया। वो मुझे कभी नहीं समझेगी, लेकिन पॉल वेट नहीं करेगा। उसे एक सुंदरी मिल जाएगी और सब खत्म। रुक। और अगर मैंने पैसे चुरा लिए? मेरी बॉडी में ठंडक दौड़ गई। मैंने कभी चोरी नहीं की थी, लेकिन मॉम डैड खुद दोषी हैं। वे मुझे समझ सकते थे। जब वे किचन में थे, मैं उनके बेडरूम में गई और अपनी मॉम का बैग खोला। पर्स अभी भी वहीं था। कांपते हुए हाथों से मैंने पैसे निकाले और फिर मैंने कदमों की आहट सुनी। मुझे तेज गर्मी का एहसास हुआ। मैंने तेजी से पर्स को वापस अंदर रख दिया और पैसे अपनी जेब में रख लिए। झट से दरवाजा खुल गया। मॉम ने मुझे गौर से देखा और मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रही हूँ। डरते हुए मैं ये कहने में कामयाब रही कि मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने उनके गाल पर झट से किस कर दिया और बाहर भागी। मैं और अधिक वजन कम करने के लिए वेट नहीं कर सकती थी। सेशन में मैंने सारे पैसे मैनेजर को दे दिए। हालांकि मुझे बुरा लगा। वजन कम करने का ख्याल और पॉल मेरे सिर पर चढ़ गए थे। मैनेजर मुझे एक सेशन में ले गई। उसके बाद मैं फिर से वजन तोलने के लिए घर पहुंची। -3। मैंने बहुत वजन कम कर लिया था और मैं आखिरकार पॉल को डेट कर सकती थी।
लेकिन उसने सिर हिलाया। तुम अभी भी बहुत पतली नहीं हो। मैं लगभग गिर गई, लेकिन मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? मुझे बोझ महसूस हुआ। पॉल और मैं कभी एक साथ नहीं हो सकते। मैं अपने क्लासमेट से उधार लेने की सोच रही थी, लेकिन कोई भी मुझे इतना उधार नहीं देना चाहता था। अब करने के लिए एक ही काम बचा था, अपने मॉम डैड के यहाँ फिर से चोरी करना। शाम को अपनी मॉम के बेडरूम से बाहर निकलने का वेट करने के बाद मैं अंदर खिसक गई। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। ये पर्स कहाँ है? मैंने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई और इसे नाइट स्टैंड पर देखा। ग्रेट! जैसे ही मैंने पर्स पकड़ा, तुरंत दरवाजा खुल गया। मॉम के गुस्से वाले हाव भाव देखकर मेरा दिल बैठ गया। ये ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हो। मॉम चिल्लाई कि मैं कुछ छुपा रही थी क्योंकि मैंने इतना वजन कम कर लिया था और मैं पर्स से कैश निकाल रही थी। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। मॉम ने कहा अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वह मुझे इलाज के लिए क्लिनिक भेज देगी। मैं लगभग फूट फूट कर रोने लगी और तुरंत अपने कमरे में भाग गई। सुबह मैं भयानक मूड में स्कूल गई। पॉल मेरे साथ नहीं होगा, सब बेकार। लेकिन तभी एक आदमी मेरे पास आया और उसने कहा कितनी पतली हो गई हो। ये प्रमोटर था जिसने मुझे कोर्सेज के बारे में बताया था। क्या होगा अगर वो मेरी मदद कर दे? मैंने पूछा कि क्या वह मुझे पैसे उधार दे सकता है और प्रमोटर हैरान रह गया। वह ये पैसा कहाँ से ला सकता था? उसकी बातों से मैं मुरझा गई। ये देखकर प्रमोटर ने एक्साइटमेंट से मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा कि मुझे पैसों की जरूरत क्यों है। रोते हुए मैंने सब कह दिया। फिर उसने तेवर चढ़ाई। लेकिन सेशन खुद ब खुद कैसे चला? मैंने कंधे उचकाए। हुडी में टीचर मुझे कमरे में ले गया और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं आया। लेकिन खास बात ये थी कि वजन कम हो गया। लियो, ये प्रमोटर का नाम था, हैरान दिख रहा था और फिर से पूछा तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें याद नहीं है? ये सब बहुत अजीब है। वह खुद कभी बॉस से नहीं मिला था, बस लड़कियों को ट्रायल सेशन में इनवाइट करता था। क्या होगा अगर ये हेल्थ के लिए खतरनाक हुआ? मैंने इसके बारे में सोचा। शायद लियो सही था। मुझे वजन कम करने का इतना जुनून था कि मैंने ये भी नहीं पूछा कि मेरा वजन कम क्यों हो रहा है। क्या होगा अगर कुछ इलीगल हुआ? पूरे सेशन को याद रखना पॉसिबल नहीं था। लियो ने सीधे मेरी आंखों में देखा। चलो कैमरे के साथ एक ब्रॉच लगाते हैं और पता करें कि वहाँ क्या हो रहा है। मैंने तुरंत सिर हिलाया। मैं जानना चाहती थी कि इस ट्रेन सेंटर में क्या हो रहा है, लेकिन मुझे एक सेशन के लिए पैसे कहाँ से मिल सकेंगे? अगर मैंने कोर्स के बारे में एक शब्द भी कहा तो मेरे मॉम डैड मुझे क्लिनिक में डाल देंगे। लियो ने फिर पूछा कि क्या वे क्रेडिट पर सेशन आयोजित कर सकते हैं। मैंने इसके बारे में सोचा। मैनेजर जानती थी कि ये मेरा पहला सेशन नहीं था और उसे राजी किया जा सकता था, लेकिन हम एक सीन प्ले करेंगे। लियो ने एक कैमरा ब्रॉच खरीदा और मैंने उसे अपने ब्लाउज पर लगा लिया। मैं दूसरे सेशन में गई। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया। मैंने अपनी जेबें टटोली और अचानक डर के मारे जम गई। धत, मैंने अपना पर्स घर पर छोड़ दिया। मैंने लियो को फोन किया और मीठी आवाज में कहा, डैडी मैंने अपना पर्स घर पर छोड़ दिया है, क्या आप बाद में मेरे सेशन के लिए पेमेंट कर देंगे? लियो ने जवाब दिया कि वह अपनी प्यारी बेटी की खातिर कुछ भी करेगा। मैनेजर बहुत देर तक चुप रही और मैंने पहले से ही सोचा था कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर उसने सिर हिलाया और अंदर जाने को कहा। ओह! मैं अंधेरे कमरे में गई जहाँ टीचर हमेशा की तरह हुडी में बैठे थे। मैं कुर्सी पर बैठ गई और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं आया। जब मैं बाहर निकली तो लियो मेरी वेट कर रहा था, एक्साइटेड दिख रहा था। हम पार्क में बेंच पर बैठे, ब्रॉच को लैपटॉप में प्लग इन किया और देखा। वीडियो में एक हुडी में टीचर मुझसे मोनोटोन में बात करने लगा और मुझे नींद आ गई। जैसे ही मैं सो गई, टीचर ने अपनी हुडी उतार दी। मेरी सांस मेरे गले में फंस गई। पॉल, जब मैं हिप्नोटाइज थी, उसने मुझे पीने के लिए किसी तरह का काढ़ा दिया। लियो और मैंने एक दूसरे को देखा तो पॉल एक ब्रॉड था और उसने लड़कियों को हिप्नोसिस किया और मैं उसे पसंद करती थी। और अचानक एक स्केटर हमसे टकरा गया। उसके हाथ में जूस का गिलास था जो सीधे लैपटॉप पर गिरा और ये तुरंत फट गया और स्क्रीन खाली हो गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, हमने रिकॉर्डिंग खो दी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। पॉल खुलेआम लड़कियों को धोखा देगा और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकूंगी। लियो ने तुरंत मेरे चारों ओर अपना हाथ रखा और मुझसे कहा कि हम पॉल का पर्दाफाश करेंगे और उसका एक प्लान था। अगले दिन लियो ने मुझे मेरा मेकअप करने में मदद की। उसने मुझे एक कोर्सेट पहनाई, मेरे चेहरे और बाहों पर हड्डियों को उभारा और मेरी आंखों के नीचे के काले घेरों को रंग दिया। जब मैंने खुद को आईने में देखा तो मैं डर गई। द वॉकिंग डेड। तो मैं थकी हुई हॉलवे में चल रही थी, मुश्किल से अपने पैरों को खींच पा रही थी। पॉल ने मुझे देखा, डर से जम गया और पूछा कि मुझे क्या हुआ है। ये सब तुम्हारी गलती है, मैंने चिल्ला कर कहा। मैंने सब कुछ देखा, हिप्नोसिस मुझ पर काम नहीं करता। पॉल पीला पड़ गया और जोर से बोला कि वह मुझे इस कंडीशन में नहीं लाना चाहता था, हमें एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत है। मिल गया। मैं उसे रिकॉर्डर दिखाते हुए अचानक सीधी हो गई। अब मेरे पास कन्फेशन थी, वह कहीं नहीं जा रहा था।
उसी समय लियो कोने में आया और सख्ती से बोला कि बेहतर होगा पॉल पुलिस के पास जाए और कबूल करे। पॉल ने हमें वहशी आंखों से देखा और फिर अचानक बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़ा। नहीं, लियो और मैं उसके पीछे दौड़े, लेकिन पॉल हमसे बहुत तेज था। जैसे ही मैं उम्मीद खो रही थी, पुलिस अचानक स्कूल में घुस गई। उन्होंने विमुख पॉल को तुरंत हिरासत में ले लिया और लियो धीरे से बोला कि उसने पुलिस को पहले से ही बुलाने का फैसला किया था। मैंने धन्यवाद करते उसकी ओर देखा। मैं तुम्हारे बिना क्या कर सकती थी। पॉल की शिनाख्त जल्दी ही हो गई। पता चला कि वह बिल्कुल भी स्टूडेंट नहीं था, बल्कि एक 35 साल का आदमी था जिसे पुलिस लंबे समय से ढूंढ रही थी। उसने जानबूझकर एक स्टूडेंट होने का नाटक किया और मोटी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करके उन्हें वजन कम करने के लिए राजी किया और उन्हें अपने कट्टरपंथ में ले गया। हिप्नोसिस करके उनके सारे पैसे लेकर उन्हें बार बार आने के लिए इंस्पायर किया। मॉम ने कहा उन्हें मुझ पर गर्व है और मुझे एक प्रेमी मिला लियो के रूप में। और भले ही मैंने बाद में फिर से वजन बढ़ाया, मेरी हेल्थ मेरे वजन से कहीं अधिक इम्पोर्टेंट थी। और अगर कोई लड़का आपकी अपीयरेंस के बारे में अधिक चिंतित है, तो क्या वह सच में आपसे प्यार करता है? हाय, मेरा नाम सूजन है और मैं 18 साल की हूँ। तुम जैसे दिखते हो, क्या तुम्हें कभी उस वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा है? क्या तुम्हें कभी अलग महसूस हुआ है? मुझे हुआ है, पर मेरा किसी ने मजाक नहीं उड़ाया। ये वीडियो अंत तक देखो तो जानोगे कि 4 फीट ऊंचा होना सिर्फ कैसा होता है। जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं बहुत लंबी नहीं थी, सिर्फ 4 फीट लंबी थी। ये बचपन में हुए एक हादसे का नतीजा था, जिसकी वजह से मैं लंबी नहीं हो पाई। मुझे इस बात का अफसोस है, पर ये मुझे जीने से नहीं रोकता। मेरे दोस्त हैं, बॉयफ्रेंड है, बहुत शौक है। मुझे साइंस बहुत पसंद है, खासकर फिजिक्स, और मुझे आज तक किसी ने मेरी हाइट को लेकर परेशान नहीं किया है। मैं अपने बॉयफ्रेंड से 1 साल पहले मिली, जब वो मेरे स्कूल में ट्रांसफर होकर आया। उसका नाम स्टीवन है और वो मेरी हाइट पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। हम दोनों साथ में इतने खुश थे कि 1 साल बाद स्कूल से निकलने के बाद हमने तय किया कि हम साथ में रहना शुरू करेंगे। और तभी सब गड़बड़ हो गई। घर पे वो मेरा ध्यान रखता था, हर चीज में मदद करता था। पहले पहले मुझे पसंद था ये सब, पर फिर थोड़ा ज्यादा होने लग गया और मैं ना अपना खुद का नाश्ता बना पाती थी, ना कपड़े तैयार कर पाती थी। सिर्फ उसकी मदद मांगती रहती थी। जब मैं कहीं बाहर जाया करती थी तो वो मुझे फोन करता रहता था और लेट होने पर बहुत गुस्सा हो जाता था। क्या तुमने कभी अपने पार्टनर के साथ रहकर देखा है? क्या इससे तुम्हारा रिश्ता बदला? वो मुझे ये सफाई देता था कि वो मेरी परवाह करता है, पर मैं एक बच्ची नहीं हूँ, ना ही अपाहिज। मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। और उसे जब ये बताया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और देखते ही देखते सब बिगड़ने लग गया। एक दिन हम दोनों शहर के पार्क में गए, बातें और सैर करने। वहां एक लोगों का झुंड हमारी तरफ चलता आ रहा था। जब केविन ने उन्हें देखा तो उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और उसका चेहरा बदल गया। वो शर्माने लगा और अपना सर नीचे करके चलने लग गया। जब उन लोगों ने उसे देखा तो वो आए और उससे मिले। पता चला कि ये उसके स्कूल के दोस्त थे, जिनसे वो बहुत समय से नहीं मिला था। जब उन्होंने उससे पूछा कि मैं कौन हूँ, तो वो शर्म से कहने लगा कि मैं बस उसकी क्लास में पढ़ती हूँ। उसने उन्हें नहीं बताया कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी। मैं हैरान रह गई। क्या वो शर्मिंदा था? उसके एक दोस्त ने तो मेरा मजाक भी उड़ाया। उसने कहा कि मैं तो स्टीवन की बेटी जैसी लगती थी, क्योंकि मैं इतनी छोटी थी। कुछ देर बाद वो लोग चले गए। मैं हैरान थी। ना तो उसने मेरा साथ दिया, बल्कि जब वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे तो उसने भी उसमें पूरा हिस्सा लिया। ऐसा क्यों था? मैंने उसको समझने की कोशिश करी और बुरा नहीं माना। आशा है कि ऐसा दोबारा ना हो, पर मैं ये सोचना बंद ही नहीं कर पा रही थी कि मेरा खुद का बॉयफ्रेंड मुझसे शर्मिंदा होता था। ऐसा पहली बार था कि मुझे अपाहिज जैसा महसूस हुआ। इस सब से ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ साइंस मुझे मदद कर सकती थी, पर कुछ समय बाद उसमें भी गड़बड़ हो गई। स्कूल से निकलने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं एक ट्यूशन लगाऊंगी, ताकि मैं एग्जाम्स में अच्छे से पढ़ के पास हो सकूं। और मैं उस टीचर से हफ्ते में 2 बार मिलती थी, जो मुझे फिजिक्स पढ़ाता था। स्टीवन इस बारे में अच्छे से जानता था, पर एक दिन किसी कारण से जब मैं क्लास के लिए तैयार हो रही थी, वो मुझसे लड़ने लग गया। पता नहीं क्यों। वो कहने लगा कि मैं ट्यूशन बहुत ज्यादा जाया करती थी और मुझे एक लड़के से नहीं, लड़की से पढ़ना चाहिए। मुझे समझ नहीं आया मुझे क्या कहना चाहिए, तो मैं अपना काम करती रही। वो जानता था ये मेरे लिए कितना जरूरी है। मेरे चुप रहने से उसे और गुस्सा चढ़ गया और उसने मेरे हाथ से मेरा बैग छीन लिया।
उसने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रही और वो मेरे लिए एक लड़की टीचर ढूंढेगा, वरना मुझे ट्यूशन नहीं जाने देगा। ये मुझसे सहन नहीं हुआ और हम लड़ने लग गए। मैं उस पर चिल्लाई और उसे कहा कि वो मुझे नहीं कंट्रोल कर सकता, पर वो करना चाहता था। वो घूम फिर कर हर चीज की बात मेरी हाइट से जोड़ देता था और इस बात से अब मुझे बुरा लगने लगा था। यहाँ तक कि उसने ये भी कह दिया कि मैं बीमार रहती हूँ, इसलिए मुझे साइंटिस्ट बनने का सपना ही छोड़ देना चाहिए। जब मैंने ये सुना तो मैं वहीं रुक गई। मैं यकीन ही नहीं कर पाई कि वो ऐसा कुछ कह सकता था। मैं अपनी नोटबुक्स उठाई और वहां से चली गई। क्लास खत्म होने के बाद मैंने इस बारे में बहुत सोचा। मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत अजीब बर्ताव कर रहा था, पर मैं उससे बहुत प्यार करती थी और वो मेरे बारे में बस चिंतित था। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी चाल ढाल बदलूंगी। मैं लंबा लगने के लिए हील्स पहनने लग गई और बहुत मेकअप करने लग गई। मैं बहुत प्यार से बात करने लगी और मैंने अपनी फिजिक्स की ट्यूशन भी कम कर दी ताकि मैं उसके साथ ज्यादा समय बिता सकूं। पर ये सब वो एहसान की तरह लेता था और हंसता था जब मुझे एक लड़कियों के कपड़ों में देखता था। मैं जो मर्जी कर लूं उसका बर्ताव बदलता ही नहीं था और ये मुझे बहुत दुखी कर रहा था। मैं नहीं जानती कि अब मुझे उसकी नजरों में अच्छा बनने के लिए क्या करना चाहिए। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे किसी चाहने वाले ने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव ना किया हो और तुम्हें एक छोटे बच्चे की तरह रखा हो? सब ठीक हो जाएगा, ये उम्मीद जल्द ही खत्म हो गई। मुझे नहीं लगता था अब हम सुधर पाएंगे। एक दिन मैंने उसका फोन उठाया अपने ट्यूशन टीचर को फोन करने के लिए, क्योंकि मेरे फोन में बैटरी नहीं थी और मैं लेट होने वाली थी। जब मैंने उसका फोन उठाया तो स्क्रीन पर एक मैसेज बजा, एक काफी खूबसूरत लड़की का। जो मैं करने वाली थी गलत तो था, पर मुझे जानना था और मैंने उसके मैसेज खोल लिए। मेरे हाथ कांप रहे थे। काश मुझे पता होता कि मुझे क्या दिखने वाला है। उस लड़की से बात करते हुए वो सारा समय बस मेरे बारे में शिकायत ही करता रहता था कि मैं बहुत पढ़ाई करती हूँ और बहुत बोरिंग हूँ और वो मुझे अपने दोस्तों से छुपाकर थक गया है। यही मैसेज उसने अपने कई करीब दोस्तों को भी कहे थे और यकीन मानो या ना मानो, एक और लड़की को भी। यहाँ तक कि वो उन लड़कियों की तारीफें भी करता था, पर मेरी सिर्फ शिकायत। मुझे ये सब पढ़कर बहुत दुख हुआ और गुस्से में आकर मैंने उसका फोन दीवार पर दे मारा। स्टीवन ये देखने बाहर आया और जब उसने देखा कि मैं रो रही हूँ और उसका फोन टूटा हुआ है, वो समझ गया कि क्या हुआ है। वो तुरंत बहाने बनाने लग गया, कहने लगा कि वो ऐसा सब नहीं मानता जो उसने लिखा था, पर मैं उसकी बात नहीं सुनना चाहती थी। मैं उसे दोबारा मिलना ही नहीं चाहती थी। मैंने अपने आंसू रोकने की कोशिश करी, अपना बैग उठाया, अपना सारा जरूरी सामान डाला। स्टीवन ने मुझे रोकने की कोशिश करी, पर मैंने उसे धक्का मार दिया। मैं अपनी सहेली लिली से मिलना चाहती थी। हम एक फोटो एग्जीबिशन पे मिले जो उसी ने ऑर्गेनाइज करी थी। वो वहाँ मैनेजर के तौर पर काम करती है। जब मैंने उसे ये सब बताया तो उसने कहा कि मुझे स्टीवन के साथ नहीं रहना चाहिए और स्टीवन के बर्ताव के कारण मेरे सपने भी टूट रहे थे। मैं जानती थी कि वो सही कह रही है, पर मैं ये मानने को तैयार नहीं थी। स्टीवन और मैं कितने समय से साथ थे और ये यकीन करना बहुत मुश्किल था कि वो ऐसा कर सकता है। लिली ने मुझे कहा कि उसके पास एक तरकीब है जिससे कि वो मुझे ये सब भूलने में मदद करेगी। जहाँ वो काम करती थी वहाँ कुछ और लोगों की जरूरत थी कुछ शूटिंग करने के लिए, और मैंने कभी एक्टिंग के बारे में सोचा तो नहीं था, पर ये सोच सुनकर मेरा मन कर गया और मैंने हाँ कह दिया। कुछ समय बाद लिली ने मुझे वहाँ भेजा और उसने मुझे कहा कि मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस मस्ती करूं। जब कास्टिंग हुई उसके बाद मैं हॉल में बैठकर रिजल्ट की वेट कर रही थी। मैनेजर बाहर आया और उसने 2 लड़कियों को चुनकर बाकी सबको वापस घर भेज दिया। हाँ, मुझे भी घर भेज दिया। मैंने बहुत कोशिश तो नहीं करी थी, पर मैं परेशान भी हुई। लिली मुझे घर पर मिली। जब उसने देखा कि मैं परेशान हूँ तो उसने मुझसे माफी मांगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी परेशान थी और अब और ज्यादा हो गई थी। मैंने उसे कहा कि कोई बात नहीं है, पर मैं ये सोच रही थी चुप चुप कर कि शायद मैं किसी चीज के लायक नहीं। उसी शाम मुझे उस एजेंसी से एक मैसेज आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो 2 लड़कियां चुनी गई थी उनमें से एक नहीं आ पाएगी, तो उसकी जगह वो मुझे चुनना चाहते थे। मैं बहुत खुश थी। लिली ने सच में मेरी मदद कर दी थी। जब शूटिंग शुरू हुई मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी को तो मैं खूबसूरत लगती हूँ। जब मेरी फोटो खींची जा रही थी मैंने अजीब अजीब मुंह बनाए, अलग तरह से खड़ी हुई, पर मुझे बहुत मजा आ रहा था।
जो फोटो खींच रहा था वो भी मेरे साथ हंस रहा था और आज पहली बार मुझे खुद पर गर्व महसूस हुआ। वो सारा समय मैं यही सोचती रही कि स्टीवन के कारण ही मैं खुद को बाहर निकाल नहीं पाई। उसके कारण मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। अब सब खत्म था। लिली ने सलाह दी कि मैं उसके साथ रहना शुरू कर दूं और मैं मान गई। जल्द मुझे उस एजेंसी से दोबारा फोन आया और वो चाहते थे कि मैं उनके साथ और शूटिंग करूं, पर मैंने मना कर दिया। आखिर मुझे साइंटिस्ट ही बनना था, तो मैं जी जान से पढ़ाई करने लग गई। साथ ही साथ मैं एक और चीज को समय देने लग गई। जब मैंने देखा कि ऑडिशन के समय पर कितनी लड़कियां निराश हुई थी, जैसे एक समय पर मैं हुआ करती थी, मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ जो ऐसा महसूस करती हूँ। लिली और मैंने एक हॉटलाइन शुरू करी जिससे हम उन लड़कियों की मदद करते थे जिनका मजाक उड़ाया जाता था या जिनके पास कुछ तकलीफें थी। हमें रोज कई फोन आते थे लोगों के जिनको मदद चाहिए होती थी और हम उनके लिए जो कर सकते थे करते थे। हाय, मेरा नाम विकी है और मैं 14 साल की हूँ। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम किसी चीज़ पर निर्भर हो? मैं 1 घंटा भी इंटरनेट के बिना नहीं बिता सकती। कोई सिगरेट पीता है, कोई शॉपिंग करे बिना नहीं रह सकता, कुछ लोग खाते रहते हैं। मैं सोशल मीडिया पर पूरी तरह से निर्भर हूँ। उसके बिना मैं नहीं चल सकती। मेरी कहानी अंत तक देखो और जानो कि कैसे अगर एक इंसान से वो चीज़ ले ली जाए जो उसे बहुत ज़रूरी है तो क्या होता है। मैं अपने माँ बाप के साथ रहती हूँ और वो सोशल मीडिया के थोड़ा अगेंस्ट हैं, खिलाफ हैं। मेरी माँ तो कहती है कि ये सोशल मीडिया एक दिन मुझे खा ही जाएगा, पर उन्हें क्या पता, उन्हें तो स्मार्टफोन भी ढंग से चलाना नहीं आता। उन्हें सिर्फ एक फ़ोन कॉल्स के लिए चाहिए, पर बाकी गैजेट्स के फंक्शंस वो इस्तेमाल ही नहीं करते। क्या तुम करते हो? हमारे स्कूल के प्रिंसिपल भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। उन्होंने क्लास के समय इंटरनेट यूज़ करना बैन कर रखा है और सोशल नेटवर्क तो वो वैसे ही समझ नहीं पाती। उन्हें लगता है ये कोई घिनौना खेल है और सब लोग इसमें फंस जाते हैं। मैं तो उस बैन से जूझ ही नहीं पाई। मैं चाहती थी कि मैं ऐसे लोगों के आसपास हूँ जिनको भी इंटरनेट की बहुत ज़रूरत है, और हमने एक प्रोटेस्ट तैयार करी। हमारी टीचर्स हम पर ध्यान नहीं देते थे, तो मैंने फैसला किया कि मैं खुद ही सबका ध्यान खुद पर खींचूंगी और मैंने इस चक्कर में स्कूल के जिम पे पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। खिड़की तो टूटी, पर वो गलती मेरी थी। वो प्रिंसिपल का ऑफिस निकला। मुझे बहुत डांट पड़ी। प्रिंसिपल इतना गुस्से में थे कि उन्होंने मेरी मम्मी पापा को बुला लिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं बेहतर बिहेव करना नहीं शुरू करूंगी तो वो मुझे स्कूल से ही निकाल देंगे और मुझे सफाई तक करने के लिए उस स्कूल में नहीं घुसने देंगे। क्या तुम्हारे माँ बाप को कभी स्कूल बुलाया गया है? तो तुम समझ सकते हो मैं क्या कह रही हूँ। घर पहुँचकर पापा ने मुझे बहुत डांटा और उन्होंने कहा अब मैं 1 हफ्ता इंटरनेट के बिना बिताऊंगी और अपने कमरे में रहूंगी। उन्होंने मेरा फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट सब ले लिया। मैं तो शॉक में चली गई। मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने उन्हें मनाने की कोशिश करी कि वो मुझे सब कुछ लौटा दें। जैसे ही पापा मेरे कमरे से निकले, मेरी मम्मी एक ड्राइंग किट, चेस और चॉकलेट्स ले आई। सच में क्या ही एक मजाक हो रहा था? मैंने फैसला किया कि जब तक मुझे मेरा फ़ोन वापस नहीं मिल जाता मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मुझे भूख तो लग रही थी, पर फिर भी मैं अपनी बात पर टिकी रही। मेरे माँ बाप को डराने के लिए मैं अपने कमरे की चीज़ें तोड़ने फोड़ने लग गई। अगर मेरे पापा मुझे बंद करने वाले थे तो मैं इस कमरे की हालत खराब करने वाली थी। मेरी माँ वहीं दरवाजे पर खड़ी रही। उन्होंने मुझे कहा कि कम से कम चीखना तो बंद कर दो। मुझे अपने माँ बाप को परेशान करने में बड़ा मजा आता था। मेरी माँ अचानक से पीछे हुई जब मैंने दरवाजे को लात मारी। शाम को मैं तंग आ चुकी थी, कमरे में बंद हुई तो मैंने फैसला किया कि मैं खिड़की से बाहर चली जाऊंगी। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा था इतना अच्छा आइडिया, पर मैं निकल नहीं पाई। मेरे पापा को पता चल गया और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। सजा के तौर पर उन्होंने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया और कहा कि ये मेरी भलाई के लिए ही है। वो ऐसा कैसे कर सकते थे? बाथरूम में सोना कोई ठीक बात नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं था। सुबह मैं बहुत थकी हुई उठी। मुझे याद आया कि मैंने पिछले दिन से कुछ नहीं खाया और खाने और भूख के कारण मुझे और गुस्सा चढ़ गया अपने पापा पर। थोड़ा शांत होने के लिए मैं गर्म पानी के टब में घुस गई। मुझे लगने लगा थोड़ी देर बाद कि मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं, कहीं आसपास से ही आ रही थी। क्या मैं पागल हो रही थी? नहीं, वो सिर्फ मेरे माँ बाप की आवाजें थी जो बातें कर रहे थे और हंस रहे थे किचन में, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। क्या उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं थी कि उनकी बेटी इंटरनेट के बिना पागल होने वाली है? मैं यहाँ बाथरूम में बैठी थी, तभी अचानक से
मेरे माँ बाप में से किसी एक ने एक नोट भेजा दरवाजे के नीचे से। उन्होंने कहा कि मुझे मेडिटेशन करनी चाहिए। वो ऐसा कैसे कह सकते थे? मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली। चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं इंटरनेट वापस लेकर रहूंगी। अगले 2 घंटे मैं इधर उधर घूमती रही, बाथरूम में सोचती रही कि मैं बदला कैसे लूं, कैसे उन्हें मनाऊं कि फोन के बिना नहीं रहा जा सकता। मैंने सोचा इससे बेटर कोई आइडिया नहीं है कि मैं उन्हें कहूँ कि मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे और कोई आइडिया नहीं आ रहा था। मैं एक बहुत बड़ी सी आवाज करने वाली थी और अचानक से दरवाजे पर खटखटाकर मेरी माँ जब मुझे देखने आती तो मैं बेहोश होने का नाटक करने वाली थी। मेरा प्लान कामयाब नहीं रहा। मैं बेहोश तो नहीं हो पाई। फिर मैंने फैसला किया कि मैं अपने बाथरूम का शीशा तोड़ दूंगी और खुद को उससे काट लूंगी। डर कर मैं खुद ही चीखने लग गई जब मुझे चोट लगी और अपनी माँ को बुलाया। जब मेरी माँ ने मुझे रोता हुआ देखा और इतने खून में देखा तो वो ऑलमोस्ट फेंट ही हो गई और अचानक से मेरी मदद करने लगी। जब मेरी माँ मेरा हाथ पे पट्टी बांध रही थी, मुझे खुद ही शर्मिंदगी हो रही थी। ये सब क्या था? फिर मेरे पापा ने कहा कि वो मुझे कहानी पढ़कर सुनाएंगे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा उनको बाद में समझाऊंगी। इंटरनेट के बिना तीसरी सुबह जब हुई, मैं खुद ही इतना परेशान हो गई थी कि मैं कुछ पढ़ने लग गई। काफी समय से मैंने कोई किताब नहीं पकड़ी थी। पढ़ना मुझे अच्छा लगता था, तो मैं एक किताब शाम तक पढ़ने लग गई। सोने से पहले मैंने अपने माँ बाप की आवाजें सुनी किचन में। पता नहीं वो किस बारे में बात कर रहे थे। शायद ये सोच रहे थे कि मैं कितनी बुरी बेटी हूँ। अचानक मुझे उनका चेहरा याद आया जब उन्होंने मेरे खून से भरे हुए हाथ देखे थे। मुझे लगा कि मैं कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर गई और मैंने ये गलत किया। चौथे दिन मैंने फैसला किया कि मैं अब उन्हें परेशान नहीं करूंगी। उनसे बात करूंगी और उन्हें समझाऊंगी कि मुझे इंटरनेट की जरूरत क्यों है। शायद तब वो समझ पाएंगे। आधे दिन तक मैं ये सोचती रही कि मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि ये जरूरी क्यों है, कि जिंदगी कैसे आगे बढ़ सकती है इंटरनेट के साथ। पर धीरे धीरे मुझे इसके नुकसान भी दिखने लगे। मुझे पता चलने लगा कि वर्चुअल वर्ल्ड के बाहर क्या चल रहा है मुझे कोई अंदाजा नहीं था। तो अगले 2 दिन मैं फोन के बाहर वाली दुनिया देखने लगी। मैं सब कुछ कर रही थी जो मैं एक बंद कमरे में कर सकती थी। सफाई करी, किताब पढ़नी खत्म करी, अपने अलमारी समेटी, यहाँ तक कि पेंटिंग भी करी कंप्लीट, जो मैंने साल भर पहले शुरू करी थी। मेरी माँ ने भी एक ई बुक बनाई। मेरे फेवरेट पैनकेक्स बनाए स्ट्रॉबेरीज के साथ। मैंने उन्हें शुक्रिया तो कह दिया, पर याद आ गया मुझे कि मैं अभी भी उनसे नाराज हूँ। छठी रात को मैं सो नहीं पाई। अचानक से मैं सोचने लगी कि मैं खुद को थोड़ा आराम तो दे ही सकती हूँ। मेरे माँ बाप भी इसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे, पर मुझे गुस्सा चढ़ने लग गया। वो बिल्कुल नहीं सोचते थे कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। मुझे एक क्रिमिनल की तरह कमरे में बंद कर रखा था। हर घंटे बस आकर खाना दे देते थे। फिर से गुस्सा हो गई मैं और मैंने फैसला किया कि मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ। इस बार मैं ऐसा प्लान बनाऊंगी कि मैं फेल ना हूँ। मैं बाथरूम में गई और मैंने दोनों नलके चला दिए और प्लग लगा दिया ताकि वो पानी ड्रेन ना हो। अब देखती हूँ वो फ्लड से कैसे डील करेंगे। पानी काफी जल्दी ऊपर आ रहा था। मेरे पैर तो डूब भी चुके थे। अब देखती हूँ उन्हें कैसा लगता है ये शावर। आधा घंटा बाद मेरे माँ बाप मेरे कमरे में भागते हुए आए। जब मेरे पापा मेरे नलके बंद कर रहे थे, मेरी माँ चीख रही थी और भागकर उन्होंने दरवाजे खोले। मैंने देखा मेरा फोन किचन के टेबल पर पड़ा है। मैं उसे तुरंत पकड़कर घर के बाहर भाग गई। आधा किलोमीटर भागने के बाद मैं कुछ कूड़ेदान के पीछे छुप गई और ऑनलाइन गई। फाइनली जितना समय मैं आइसोलेशन में थी, मेरे दोस्तों ने कितनी सारी नई तस्वीरें डाली। मैं अब उतनी लाइक्स कभी नहीं ला पाऊंगी। ये क्या हो गया था? मुझे तो पता भी नहीं चला कब कितने घंटे बीत गए और मैं इंटरनेट पर बैठी रही। क्या हो गया था मुझे? कूड़ेदान के पीछे बैठकर फोटोज लाइक कर रही थी। शायद अब तक घर में पूरी जगह पानी फैल गया होगा। अगर मेरे माँ बाप मेरे बिना उसे नहीं संभाल पाए तो? मैंने ही तो ये सब किया था और हमने अभी हाल ही में तो घर ठीक किया था। जब मैं घर पहुंची तब तक अंधेरा हो चुका था। मैं पीछे के दरवाजे से घुसकर किचन में देखने लगी। मेरे माँ बाप बैठकर कॉफी पी रहे थे चुपचाप। वो थक गए थे और उनकी आंखों के नीचे खड्डे थे। मेरी माँ ऐसा लग रहा था रो रही है। मैंने तो उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। मैं बहुत शर्मिंदा थी। उन्हें हिम्मत जुटाई और माफी मांगी। मेरे पापा ने मुझे डांटा नहीं, बस मुझे टेबल पर बुलाया और मेरे लिए कॉफी बनाई। जब मेरी माँ ने देखा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो वो खुश हो गई। पता चला कि पापा भी बचपन में ऐसे ही थे और उन्होंने भी अपने घर में पानी चला दिया था। उन्हें इस बात पर गुस्सा चढ़ा था कि उनके माँ बाप ने उन्हें एक रॉक कॉन्सर्ट पर नहीं जाने दिया और उन्होंने बदले में ये किया। शायद मेरी जीन्स में था ये सब।
हमने 1 घंटे से ज्यादा बैठकर बातें करी। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे माँ बाप इतने दिलचस्प निकलेंगे। तुम्हें मेरे पापा के मजाक सुनने चाहिए थे। हंस हंस के हम सब पागल हो गए। मेरी माँ ने एक मूवी देखी थी हाल ही में, उन्होंने उस बारे में बताया। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो मूवीज देखती हैं। सब ठीक करने के लिए हमने फैसला किया कि हम एक परिवार की तरह मूवी देखने जाएंगे। जब मैं 7वें दिन उठी, पहली बार मेरा मन नहीं किया कि मैं सोशल मीडिया पर जाकर देखूं। मेरा फोन मेरे बेड के पास ही पड़ा था, मेरे पापा ने नहीं लिया था। फिर भी, जबकि पहले तो मैं उठते ही सबसे पहले अपने दोस्तों की फोटोज देखती थी और अपने पूरी सुबह फोन में घुसा के निकाल देती थी। आखिर मेडिटेशन के लिए थोड़ा तो कंसंट्रेशन चाहिए। 7 दिन इंटरनेट के बिना बिताने के बाद मुझे पता चला कि दुनिया इतनी भी बोरिंग नहीं है। अब मैं बेहतर चीजें करना चाहती हूँ और अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहती हूँ। मुझे शर्मिंदगी है कि मैंने कैसा बर्ताव किया, पर मेरे माँ बाप ने मुझे माफ कर दिया। मैं चाहती हूँ कि तुम भी ऐसा ही करो, अपने घर वालों और दोस्तों के साथ समय बिताओ, सिर्फ ऑनलाइन नहीं, असलियत में भी। ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करना। तुम्हारा दिन अच्छा रहे।